हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जो है वो हरियाणा सरकार से है। तो पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज आर्टिकल जो है वो काफी चर्चा में रहा है। हरियाणा सरकार बनाम डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। अगर आप जानते हैं, आई होप बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग भारत सरकार का एक ऐसा विभाग है जहां पर ब्यूरोक्रेसी के रिक्रूटमेंट और पोस्टिंग से संबंधित गतिविधियां जो है वो होती हैं। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग्स आदि, पोस्टिंग्स आदि जो है इस विभाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो हरियाणा सरकार और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग के बीच में एक टग ऑफ वॉर जो है वो चल रही है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो जरूर इन डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिए। हाल ही में क्या हुआ, हरियाणा सरकार के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स की, कुछ ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स को लेकर के एक मुद्दा जो है वो चर्चा में आया है। तो हुआ क्या, हरियाणा गवर्नमेंट्स मूव टू अपॉइंट नॉन कैडर ऑफिसर्स टू द कैडर पोस्ट designated for Indian administrative services is set to create a fresh storm with state home minister Anil Vij and chief secretary Vijay Vardhan raising the objections on such appointment. हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए कुछ कार्डर पोस्ट जो हैं वो अलॉटेड रहती हैं। वहां पर आईएएस के अलावा दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जिसके संबंध में हरियाणा सरकार के गृह मंत्री और जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो रेज की है। क्या है ये पूरा का पूरा मसला? तो इस मसले की शुरुआत हुई थी सितंबर 1 को। पहली सितंबर को क्या हुआ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम राजीव अरोड़ा इशूड ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग ऑर्डर्स फॉर 10 आईपीएस ऑफिसर्स। तो पहली सितंबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है हरियाणा के राजीव अरोड़ा, उन्होंने एक ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो जारी किए, जिसमें 10 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के निर्देश जो है वो दिए गए। इन 10 अधिकारियों में, 10 आईपीएस अधिकारियों में एक महिला ऑफिसर शामिल है जिनका नाम है मैडम कला रामचंद्रन। तो कला रामचंद्रन मैडम जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको जो है वो उनका तबादला करके उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है वो नियुक्त कर दिया गया, और साथ ही साथ उनको एडिशनल डीजीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो एडिशनल चार्ज उनको दिया गया। तो एडिशनल चार्ज एडीजीपी का उनको दिया गया, साथ ही साथ उनको जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नियुक्त किया गया। अब इशू क्या है, अब क्योंकि मैडम एडीजीपी है, मैडम आईपीएस अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं, और उनकी नियुक्ति बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हुई है वो जो है वो आईएएस काडर की पोस्ट है। ये और दिशा निर्देश जो है वो जारी हुए एडिशनल होम सेक्रेटरी की तरफ से। द फाइल वॉज सेंट टू होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर हरियाणा के श्री अनिल विज के पास ये फाइल जब अप्रूवल के लिए पहुंची तो उन्होंने मैडम रामचंद्रन की ट्रांसफर जो है उसको रोक दिया, noting that it was against the guidelines and instructions of DOPT posting of non-cadre officer at IAS cadre post। तो जो गृह मंत्री है हरियाणा के, उन्होंने इस ऑर्डर पे रोक लगाया। उन्होंने कहा कि जो कला रामचंद्रन जी हैं उनके ट्रांसफर को नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी की अपॉइंटमेंट ऑन टू अ पोस्ट विच इज मेंट फॉर आईएएस कैडर इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ डीओपीटी। डीओपीटी के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जो है ये चीज रहती है। जैसे ही उन्होंने ये मार्क करके फाइल जो है वो वापस भेजी, ओवर रूलिंग होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस देसी रोट ऑन द फाइल। गृह मंत्री ने जब इस ट्रांसफर ऑर्डर को खारिज किया तो उस फाइल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री के जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मुख्य प्रधान सचिव डीएस देसी, उन्होंने जो है उस फाइल के ऊपर लिख करके वापस फाइल जो है वो गृह मंत्री के पास भेजी। इसमें लिखा गया, सीएम हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर ऑल 10 ऑफिसर्स। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने लिख करके भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन 10 अधिकारियों के तबादले के प्रस्ताव को मंजूरी मिल दी गई है।
यानी कि सीएम साहब के परमिशन है, सीएम साहब का अप्रूवल है इन पोस्टिंग्स के लिए। परमिशन ऑफ डीओपीटी शैल बी टेकन एज पर द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैडम कला रामचंद्रन। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिख करके भेजा कि ये 10 की 10 जो तबादले के प्रस्ताव हैं इनको मुख्यमंत्री जी की मंजूरी मिली है, और मैडम कला रामचंद्रन जी के संबंध में जो अप्रूवल आना है डीओपीटी से, उसको जो है अनुमति की मांग की गई है, और जल्द ही वो अनुमति जो है वो आ जाएगी। वापिस ये फाइल जो है वो गृह मंत्री साहब के पास पहुंची, और गृह मंत्री साहब ने लिखा, द होम मिनिस्टर रोट एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम डीओपीटी। यानी कि डीओपीटी से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी लाई जाए, और साथ ही साथ उन्होंने मेंशन करा, टिल द परमिशन इज रिसीव्ड मिसेस कला रामचंद्रन शैल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम हर न्यू असाइनमेंट्स। उन्होंने कहा कि डीओपीटी से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, और जब तक डीओपीटी की अनुमति नहीं मिल जाती, श्रीमती कला रामचंद्रन जी हैं जो हैं उनको उनके नए कार्यभार के लिए मुक्त नहीं किया जाएगा। शी वुड नॉट बी रिलीव्ड टू ज्वाइन हर न्यू ड्यूटीज। ये पूरा का पूरा मसला जो है वो ऐसा हो गया। सीएम साहब के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि सीएम साहब का अप्रूवल है, डीओपीटी से परमिशन ले ली जाएगी। गृह मंत्री जी कहते हैं कि जब तक परमिशन नहीं आता है ऐसा करना जो है वो सही नहीं है। अब इसके पीछे पूरे के पूरे मुद्दे के पीछे समझने की जरूरत यह है कि रूल क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में जो रूल है वो क्या कहते हैं, उसको हम विस्तार से समझेंगे। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को गवर्न करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर रूल्स 1954। किसी भी आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, उसके संबंध में जितने भी दिशा निर्देश जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर रूल्स 1954 के अंदर मेंशन है। इसी 1954 ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर रूल्स का रूल 9 जो है वो डील करता है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन कैडर ऑफिसर्स टू कैडर पोस्ट। पहले हमको समझना होगा कैडर ऑफिसर क्या होता है और कैडर पोस्ट क्या होती है। इस ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स 1954 के अंतर्गत अ कैडर ऑफिसर इज डिफाइंड एज द मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य को कैडर ऑफिसर जो है वो कहा जाता है, और जितनी भी कैडर पोस्ट होती हैं उस पर नियुक्ति केवल और केवल कैडर ऑफिसर की यानी कि आईएएस अधिकारी की होनी चाहिए, ये रूल कहता है। द रूल्स प्रोवाइड फॉर ओनली टेम्परेरी पोस्टिंग ऑफ नॉन कैडर ऑफिसर्स इन कैडर पोस्ट। ये रूल कहता है कि अगर पोस्टिंग करनी भी है किसी नॉन कैडर ऑफिसर की कैडर पोस्ट के ऊपर तो वो बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पर होगी, अस्थायी नियुक्ति का ही प्रावधान जो है इसके अंदर है। अ कैडर पोस्ट इन स्टेट शैल नॉट बी फिल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ कैडर ऑफिसर। कोई भी पद अगर वो कैडर अधिकारी के लिए है तो वहां पर जो कैडर का अधिकारी नहीं है उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इफ देर इज नो सुटेबल कैडर ऑफिसर अवेलेबल फॉर फिलिंग द वैकेंसी। अगर उस रिक्ति को भरने के लिए हमारे पास कैडर ऑफिसर नहीं है, सिर्फ उस ही कंडीशन में नॉन कैडर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये प्रावधान है कि एज एंड व्हेन अ सुटेबल कैडर ऑफिसर बिकम्स अवेलेबल द नॉन कैडर ऑफिसर शैल बी रिप्लेस्ड बाय द कैडर ऑफिसर। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा शायद आप लोगों को। कैडर ऑफिसर यानी कि आईएएस अधिकारियों, उनके लिए कुछ कैडर पोस्ट है, तो रूल कहता है कि जो कैडर पोस्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ कैडर ऑफिसर ही नियुक्त किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए कैडर ऑफिसर नहीं मौजूद है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नॉन कैडर ऑफिसर की नियुक्ति वहां पर कर दी जाए, लेकिन कब तक, जब तक कोई कैडर ऑफिसर आकर के उस वैकेंसी को फिल नहीं कर देते। एज अर्ली एज पॉसिबल अ कैडर ऑफिसर इज अवेलेबल, द वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द कैडर ऑफिसर रिप्लेसिंग द ऑलरेडी अपॉइंटेड नॉन कैडर ऑफिसर। अगर किसी सिचुएशन में नॉन कैडर ऑफिसर की नियुक्ति हो जाती है और ये पीरियड जो है ये 3 महीने से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, इफ द पीरियड एक्सीड्स 3 months द अप्रूवल ऑफ सेंटर इज मैंडेटेड अंडर द लॉ। No non-cadre officer can be appointed on the cadre post for a period more than 3 months without the permission of the center. When a cadre post is filled by a non-cadre officer for a period exceeding 6 months, the central government shall report the full facts to Union Public Service Commission. जब ऐसी सिचुएशन आएगी, केंद्र से परमिशन मांगी जाएगी, उस सिचुएशन में केंद्र जो है वो पूरे के पूरे फैक्ट्स पहले किसको बताएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, संघ लोक सेवा आयोग को। विद द रीजन, कारण बताए जाएंगे कि क्या वजह है कि अभी तक कैडर ऑफिसर की नियुक्ति जो है वो नहीं हो पाई। और उसके बाद सूटेबल डायरेक्शंस विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूपीएस।
संघ लोक सेवा आयोग को ये मसला जो है वो केंद्र सरकार की ओर से बताया जाएगा, और उसके बाद जो दिशा निर्देश, जो सलाह संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देगा, वो सारे के सारे निर्देश जो हैं वो आगे कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा मसला है। अब हरियाणा गवर्नमेंट का मूव टू अपॉइंट नॉन कैडर ऑफिसर टू द कैडर पोस्ट डेजिग्नेटेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज सेट टू क्रिएट अ फ्रेश स्टॉर्म। होम मिनिस्टर जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कैडर पोस्ट में नॉन कैडर ऑफिसर की नियुक्ति जो है वो नहीं हो सकती है। इस मसले पर ऑलरेडी डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जो है वो कॉग्निजेंस जो है पहले ही लिया है। डीओपीटी हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट मेड बाय सीनियर हरियाणा कैडर आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका। तो बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका जी ने पहले ही इस मसले पे शिकायत दर्ज करी थी। हु हैड फ्लैग्ड केसेस ऑफ आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस ऑफिसर्स बीइंग अपॉइंटेड ऑन द पोजीशंस रिजर्व्ड फॉर आईएएस ऑफिसर्स। तो अशोक खेमका जी ने पहले ही एक शिकायत जो है वो दर्ज करी थी डीओपीटी में, जहां उन्होंने कहा था कि बहुत सारे केसेस में पुलिस सेवा के अधिकारी, विदेश सेवा के अधिकारी और रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स को उन पोजीशंस पे अपॉइंट किया जा रहा है जो पोजीशंस पर्टिकुलरली आईएएस ऑफिसर्स की हैं। खेमका हैड रिटन टू द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी इन द दिसंबर लास्ट ईयर व्हेन एंड देन फॉरवर्डेड हिज कंप्लेंट टू डीओपीटी। तो अशोक खेमका जी ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव जी को पत्र लिख करके ये सिचुएशन बताई थी, और बाद में इस पत्र को जो है वो आगे डीओपीटी को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब इस पूरे के पूरे मसले पर डीओपीटी का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू अ सीनियर डीओपीटी ऑफिशियल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इन द स्टेट गवर्नमेंट आर रिजर्व्ड फॉर आईएएस ऑफिसर्स। जो प्रमुख सचिवों के पद है राज्य सरकार के अधीन, वो सारे के सारे जो है उन पर नियुक्ति केवल और केवल आईएएस अधिकारी की होनी चाहिए। जस्ट द वे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आर रिजर्व फॉर आईपीएस एंड आईएफएस। डीओपीटी के जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से डीआईजी की पोजीशन हो गई, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट हो गई, ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। उसी तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजीशन जो है वो आईएएस अधिकारियों के लिए ही रहनी चाहिए। जस्ट द वे एन आईएएस कैन नॉट बी पोस्टेड एज डीआईजी और डीसीएफ, द सेम वे आईपीएस और आईएफएस कैन नॉट बी पोस्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट अंडर द रेयर सर्कमस्टांसेस। डीओपीटी के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से किसी आईएएस अधिकारी को डीआईजी या डीजीपी नहीं लगाया जा सकता या डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नहीं लगाया जा सकता, उसी तरीके से सिचुएशन जो है वो अदर वे राउंड भी ऐसी होनी चाहिए। जब आईपीएस अधिकारी की पोस्ट पर किसी आईएएस को नहीं लगाया जा रहा, तो फिर आईएएस की पोस्ट पर आईपीएस या आईएफएस की नियुक्ति कैसे हो सकती है? मगर साथ ही साथ वो कहते हैं अंडर रेयर सर्कमस्टांसेस। तो ये जो है ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। There has to be a grave exigency for this to happen, like severe shortage of officers. जो एक्सपेक्टेशन जो एक्सेप्शंस बताई जाती है डीओपीटी के द्वारा, वो कहते हैं कि एक ही सिचुएशन है जब आईएएस अधिकारियों की बहुत ही गंभीर अत्यावश्यकता हो, यानी कि स्वीयर शॉर्टेज है आईएएस ऑफिसर्स की, कोई भी आईएएस ऑफिसर जो है वो मौजूद नहीं है उस पोजीशन पे अपॉइंट करने के लिए, उसी एक्सेप्शनल केस में किसी आईपीएस या आईएफएस की पोस्टिंग जो है वहां पे की जा सकती है। इन दैट केस द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ नॉन कैडर ऑफिसर ऑन द कैडर पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months विदाउट सेंटर्स अप्रूवल। केवल 3 महीने की अवधि के लिए अगर बहुत स्वीयर शॉर्टेज है आईएएस अधिकारियों की, तभी किसी दूसरे कैडर के ऑफिसर को जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। 3 महीने के लिए अगर करते हैं तो केंद्र की मंजूरी नहीं चाहिए होगी, लेकिन अगर 3 महीने से एक्सटेंड होता है ये पूरा का पूरा टेन्योर, तो फिर केंद्र की मंजूरी जो है वो उसमें जरूरी हो जाती है। ये है दोस्तों पूरा का पूरा मसला जो कि हरियाणा के अंदर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में इसके संबंध में हम लोग जो है बात कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है विस्तार से समझ में आया होगा। अगर आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे नाबार्ड हो, लॉ एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। और ये सारे के सारे कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू पे चल रहा है मंथ एंड सेल। तो इस सेल का लाभ जरूर उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।